जी नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कक्षा 10 की क्लास है। कक्षा 10 में हम लोग लेंस चालू कर रहे हैं, तो आप लोग लेंस की पढ़ाई जो है जारी करिए। जो भी चैप्टर और बाकी चीजें बचेंगी न्यूमेरिकल सहित आपको इस पर पढ़ाया जाता रहेगा। तो टाइम को एक्सपेंस ना करते हुए हम लोग चालू करेंगे आपका टॉपिक लेंस। देखिए, ये कक्षा 10 की क्लास है और हम लोग सीख रहे हैं लेंस। लेंस के टॉपिक को पढ़ करके पूरा खत्म करना है। आइए सीखिए। तो देखिए, लेंस पर जब बात करें तो लेंस के बारे में आप लोगों ने पहले से सुना होगा, लेंस को देखा भी होगा। उस पर विस्तृत चर्चा आज कर लेते हैं। देखिए, लेंस क्या है। लेंस आपने देखा होगा कि पारदर्शी होता है। लेंस पारदर्शी समांग माध्यम है। यहाँ पहले हम लोग लिख दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी समांग माध्यम, माध्यम को लेंस कहते हैं। देखिए, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी समांग माध्यम को लेंस कहते हैं। अब इसमें जैसे आप देखिए, ये आपका उत्तल लेंस हो गया और यहां पर बनाते हैं अवतल लेंस। ठीक है, इसको हमने पहचान करने के लिए आपके सामने बना दिया। अभी आपको बताएंगे कि ये आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी समांग माध्यम को लेंस है। इसमें दो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पृष्ठ इधर बाईं तरफ से है और एक पृष्ठ दाईं तरफ से है। तो इसमें दो पृष्ठ हो गए। इसमें भी आप देखो, एक पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ। तो दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब पारदर्शी क्या है? पारदर्शी में जिसमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब हो बोला जी। हाँ, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसमें दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं। दोनों पृष्ठ, दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं अथवा एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा समतल होता है। अब इसके बारे में समझेंगे। देखिए, लेंस जो है, लेंस के प्रकार की बात करें तो लेंस के प्रकार, उसमें देखिए, लेंस जो है, लेंस आकृति के आधार पर, आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। तो आकृति के आधार पर 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? देखिए, तो लेंस आकृति के आधार पर हम लोगों ने देखा कि 6 प्रकार के हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आप देखें, द्विउत्तल लेंस होता है। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, इसको बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। क्या है कि जिसमें दोनों साइड के पृष्ठ उभरे हुए दिखाई दे, तब उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखें, एक समतल है और एक उत्तल है। समतल उत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस। फिर उसके बाद ये समतल है, ये अवतल है। समतल और अवतल मिलकर क्या हो जाएगा? समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस। एक उत्तल लेंस है ये, और इसमें एक अवतल लगा दे रहे हैं।
ये हो जाएगा उत्तल फिर अवतल, या आप इसको देखो इस तरह से, इसको हम अगर अवतल मान लें, इसको कहेंगे कि ये उत्तल है। तो उत्तल आगे अवतल है, अवतल फिर उत्तल, अवतलोत्तल हो जाएगा, अवतलोत्तल लेंस। अगर ये इसको हम उत्तल मान के चलें तो फिर से हम एक अवतल लेंस बना देंगे, ये हो जाएगा उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल लेंस। एक बचता है द्विअवतल। अगर हम द्विअवतल देखें तो इस तरह से होगा, दोनों दबे हुए पृष्ठ अगर आपको दिख जाए, दोनों दबे हुए पृष्ठ दिख जाए तो इसको बोलेंगे द्विअवतल लेंस। कोई किनारे वाला दिखाता है, में देखते ही ना हुई ना बच्चों। हम लोगों ने क्या देखा कि दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। आपने देखा कि इसमें दो पृष्ठ है और ये पारदर्शी है, इसको उत्तल लेंस बोला जाता है, इसको अवतल लेंस बोला जाता है। दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं, देखो इसमें गोली है और इसके दोनों पृष्ठ गोली है, दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं, अथवा एक पृष्ठ गोली होगा और दूसरा समतल भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए एक पृष्ठ गोली है और एक समतल है, पहला समतल दूसरा उत्तल, तो समतलोत्तल लेंस हो गया। यहाँ इसमें दोनों पृष्ठ गोली है, द्विअवतल लेंस ये है, और यहाँ पर द्विउत्तल लेंस है, दोनों साइड उभरा हुआ है तो उत्तल हो गया, और दोनों साइड दबा हुआ है तो अवतल हो गया। ठीक है, तो द्विअवतल लेंस हो गया, जो एडिट हो गया। तो देखिए क्या हुआ, दोनों पृष्ठ इसमें गोली है, ये द्विउत्तल लेंस हो गया। यहाँ पर ये समतलोत्तल लेंस है, समतलावतल है, अवतलोत्तल है, उत्तलोत्तल और द्विअवतल लेंस। तो लेंस आकृति के आधार पर कितने प्रकार के हुए, 6 प्रकार की आकृति के आधार पर लेंस हो गया। ठीक है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, तो लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंस का वक्रता केंद्र क्या है, देखिए लेंस जो जिस गोले का भाग है, जैसे हम लोग लेंस बनाते कैसे हैं, इस तरह से लेंस बनाते हैं, किसी कांच के टुकड़े को इस तरह से अगर हम लोग काट दें, देखो जैसे मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है एक कांच की प्लेट है, ठीक है, यहाँ देखिए जैसे ये बोर्ड पूरी एक कांच की प्लेट है, अब गोला प्रकाश से यहाँ नोक रख करके हम लोग एक पेंसिल से यहाँ चिन्ह लगा दें, फिर यहाँ नोक रख करके एक चिन्ह ऐसे लगा दें, वो हो गया ये ओ डैश हो गया, या फिर सी और सी डैश हो गया। तो अब क्या करेंगे, चिन्ह लगाने के बाद एक कटर आता है, ब्लेड, लेंस को काटने का एक अलग सा ब्लेड होता है, उसको काट दी। अब ऐसे काट देंगे उसको, मतलब इतना बाहर इतना काट के निकाल लेंगे, इतना काट के क्या करेंगे, ऐसे बाहर निकाल लेंगे, कौन सा लेंस बन जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। तो आप ये देखिए, ये उत्तल लेंस में दो पृष्ठ थे, एक गोला इस साइड से था और दूसरा गोला इस साइड से था। ठीक है, तो लेंस जिन दो गोलों का भाग है, लेंस में देखिए दो गोले होते हैं, लेंस जिन गोलों का भाग है उसके केंद्र को, लेंस के पृष्ठ देखिए दो पृष्ठ हैं, दोनों अलग अलग गोले के भाग हैं, तो दोनों पृष्ठ का जो केंद्र होगा वो कहा जाएगा वक्रता केंद्र। तो लेंस जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बन जाएगा आपका उत्तल लेंस। अगर अवतल बनाना हुआ तो अवतल में भी यही काम करते हैं, ऐसे उसमें बगल बगल दो गोले खींच लेते हैं, ऐसे करके काट के उसको इतना बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर उसका हो जाएगा केंद्र सी और सी डैश। तो लेंस जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगी कि लेंस जिस गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को
वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए लेंस में दो वक्रता केंद्र हो गया सी और सी डैश, तो इसीलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। केंद्र होते हैं। तो लेंस जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, या फिर लेंस को जिस गोले से काट करके बनाया गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इतना समझ में आया? ये आपका उसका चित्र हो गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को भी समझ लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें भी आपको यही चित्र बना के समझना है कि लेंस जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे देखो इस वाले गोले की त्रिज्या हम मान ले रहे हैं R1 और फिर इस वाले गोले की त्रिज्या R2 मान ले रहे हैं, और यहां पर भी वही होगा, इस गोले की त्रिज्या R1 मान ले रहे हैं और इस वाले गोले की त्रिज्या R2 मान ले रहे हैं। तो लेंस जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां लिख दें कि लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चले आगे देखिए, अगर लेंस में समतल पृष्ठ है, यदि लेंस में समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है तो उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि समतल दर्पण या समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो उसमें ऑप्शन रहता है अनंत। ठीक है, यहां पर हम डाल दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, तो मुख्य अक्ष में आप समझें, देखिए जैसे कोई लेंस है, उत्तल लेंस है मान लो, उत्तल लेंस में आपको मालूम है कि यहाँ उसका वक्रता केंद्र होता है और इसका भी यहाँ वक्रता केंद्र होता है। हमने अभी बताया ना कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। अभी देखा आपने, अगर गोला बनाएंगे तो दोनों गोलों का वक्रता केंद्र कुछ इसी तरीके से यहाँ आएगा। तो लेंस की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। उसी तरह अवतल लेंस आ जाएगा अगर, तो अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होंगे, यहाँ पर होता है C1 और ये C2। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो इससे एक रेखा जो गुजरेगी इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। याद हो जाएगा? चलिए, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आपने देखा कि मुख्य अक्ष क्या है? लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। और कर लीजिए, है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र को समझते हैं। देखिए जैसे हम उत्तल लेंस बनाए, यहां उत्तल लेंस ये है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र O। उसी तरह अवतल लेंस बनाए, ये आपका अवतल लेंस हो गया, तो यहां पर हो जाएगा बीच में प्रकाशिक केंद्र O। मतलब लेंस के
लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसी को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई रेखा, कोई प्रकाश की किरण गुजरे तो आप बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे भी बनाओगे कि लेंस का वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े निकल जाती है। लेंस का वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है उसे कहेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, देखो लेंस का वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लिख लो, नोट करो इसको, जल्दी इसका जो है न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। मोटे लेंस में अगर ध्यान दें, देखो पहले देखिए ये है इसका वक्रता केंद्र C1 और इसका एक वक्रता केंद्र ये है C2। इसकी त्रिज्या हो जाएगी R1 और इस वाले की त्रिज्या हो जाएगी R2 और यहाँ इस वाले बिंदु पर क्या है भाई अगर इसको हम देखें तो R2 तो आप ऐसे यहां से ले जाएंगे, ऐसे यहां तक कर देंगे, ये R2 हो जाएगा। R1 यहां तक है, R1 यहां तक है और R2 ये है वक्रता त्रिज्या और यहां पर है प्रकाशिक केंद्र। तो मोटा लेंस जो है प्रकाशिक केंद्र को त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। यहाँ एक नोट है कि प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को उसकी त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। इसको भी समझाएंगे, पहले आप लिखें त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। देखो इसका यहां पर हम इसको अगर हम P माने और इसको बिंदु A माने और इसको बिंदु B माने, इसको लिखेंगे PA। देखो PA और ये PB बराबर R1 बटे R2। समझो PA और PB के अनुपात में क्या ले रहे हैं, R1 बटे R2। दरअसल ये लिया इस तरह से गया है, पहले इसको पूरा समझ लें। इस तरह से लिया PA जब हमने लिया तो इसके बट्टे में इसकी त्रिज्या इस साइड वाली ले लिया गया R1 और जब हमने PB लिया PB तो इसके बट्टे में ले लिया गया इस साइड की त्रिज्या R2। ये प्रकाशिक केंद्र जो है, प्रकाशिक केंद्र त्रिज्याओं को, प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को, लेंस की मोटाई क्या है PA और PB को मिला करके लेंस की, देखो A से B तक क्या है लेंस की मोटाई है और इसको 20 से लेंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा PA अनुपात PB हो जाएगा। तो जब हमने PA लिया तो इसी साइड की त्रिज्या भी ले ली PA बटे R1, PA बटे R1 और फिर इस साइड की मोटाई हमने लिया PB तो इस साइड की त्रिज्या हमने ले ली R2। तो वही लिखा गया प्रकाशिक केंद्र जो है लेंस की मोटाई को PA और PB को उसकी त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। अब समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर दिए थे कि PA इसको तिरछा गुणा कर दिए, PB यहां ला दिए, R1 को यहां तिरछा गुणा कर दिए R1 बटे R2। ये सूत्र बन जाता है PA अपान PB लेंस की मोटाई का अनुपात बराबर त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो लेंस की मोटाई क्या है PA और PB, लेंस की मोटाई हो गया, इसका अनुपात बराबर त्रिज्या का अनुपात। यहां लिखेंगे कि लेंस की मोटाई का अनुपात, लेंस की मोटाई का अनुपात बराबर होता है, किसके बराबर होता है, त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, लेंस की त्रिज्याओं का अनुपात इसके बराबर होता है।
तो लेंस की मोटाई जो है, प्रकाशीय केंद्र लेंस की मोटाई को उसकी त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। ये आपका नोट हो गया, इसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर। तो अब पढ़ेंगे पतला लेंस। पतला लेंस किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा लेंस जिसकी मोटाई वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कम हो, वक्रता त्रिज्या की तुलना में कम हो। इसका मतलब आप पहले समझिए कि एक ऐसा लेंस जिसकी मोटाई कम हो वक्रता त्रिज्या की तुलना में, ठीक है, मतलब उसकी मोटाई कम है और वक्रता त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, और पतला बना देंगे। अब यहां पर देखें तो इसकी मोटाई कम है, ये हो गया लेंस, पतला लेंस। इसकी मोटाई कम है, लेकिन अगर देखें तो इस गोला अगर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा गोला बनेगा। इस साइड बनाएंगे तो इस साइड का भी एक बहुत बड़ा गोला बनेगा, मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा रहेगी। पतले लेंस के बाद हम लोग आगे आएंगे जो है फोकस पर चर्चा करेंगे। फोकस ऑफ लेंस। अब एक बताए क्या है कि आलमारी अध्याय क्या होता है, तोरे सामने बताए है। चलो देखो साथियों, तो हम लोग लेंस का फोकस देखेंगे। लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं। अगर आपने फोकस की परिभाषा समझ ली तो आधा लेंस चैप्टर आपके समझ लीजिए कि आ गया, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स आदि जो है फोकस पर ही जो है पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस पर चर्चा जब करेंगे, प्रथम फोकस किसे कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस क्या है। देखिए, उत्तर लेंस में पहले जानेंगे कि लेंस का प्रथम फोकस क्या है। ये तो आपका बीच में प्रकाशिक केंद्र हो गया। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह वास्तविक या आभासी बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो, यहाँ से चलने, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई है, इस मुख्य, ये मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष के क्या हो गई है, समांतर हो गई है ये रेखाएं। तब इस बिंदु को हम लोग कहेंगे कि उत्तर लेंस का प्रथम फोकस है। उसी तरह अवतल लेंस के प्रथम फोकस पे जब जाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह वास्तविक या आभासी बिंदु, तो अवतल लेंस में आभासी बिंदु होता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह आभासी बिंदु जहां से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखो, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, वास्तव में इधर से आ रही है। यहाँ लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये होता है कि ये किरण बाहर से जो आ रही है, आपको ऐसा आभास होगा कि यह वाली किरण इधर से ना आकर के यहाँ से आ रही है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी।
और यहां से आती हुई प्रतीत हुई और यहां पहुंचने के बाद अवतल लेंस से अपवर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, ये इधर मुड़ गई। बस उसी तरह से एक प्रकाश की किरण इधर से आ रही थी, यहाँ पहुंची, यहाँ से हो गया अपवर्तन, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। लेकिन आभास होगा कि ये जो बाहर से किरण आ रही है ये बाहर से ना आकर के अंदर से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आते हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ प्रकाश से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह आभासी बिंदु जहां से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब इस बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह वास्तविक अथवा आभासी बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। चलो इसको दोबारा समझते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह वास्तविक या आभासी बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ये समांतर हो जाती हैं, तब उसको हम लोग कहेंगे लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंस का प्रथम फोकस। ये वास्तविक बिंदु होता है। हाँ, उत्तल लेंस में वास्तविक बिंदु है और अवतल लेंस में क्या है, ये आभासी बिंदु है। ठीक है, इसको आप नोट, ये द्वितीय फोकस सीखो। द्वितीय फोकस किसे कहोगे, सेकेंड फोकस। देखिए मुख्य, पहले उत्तल लेंस में आप समझ लीजिए, फिर यहां नीचे अवतल लेंस को बना देंगे। देखिए यहां पर भी इसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो अब आप देखिए द्वितीय फोकस की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अगर उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएगी उसी बिंदु को कहेंगे लेंस का द्वितीय फोकस F2। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएगी उस बिंदु को क्या कहेंगे, लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित ये है आपका बीच में मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर ये जाएगी उस बिंदु को कहेंगे द्वितीय फोकस कहेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। अवतल में क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आती हुई प्रतीत होने वाली, सॉरी
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस तरह से ये ऐसे निकल गई। अब इसमें भी वही होगा कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी वो हो जाएगा द्वितीय फोकस अवतल लेंस का। अभी इसको समझिए, एक सामान्य सा चित्र हम फिर दोबारा बना देते हैं, इसको आप देख लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, वही चित्र है, मैं दोबारा यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उसे कहेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। दोबारा समझे, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, आई और यहां से अपवर्तन हुआ, ऐसे चली गई, प्रकाश किरण इधर से आई ऐसे चली गई, लेकिन आपको आभास होगा कि यह प्रकाश की किरण इधर से ना आकर के ये इस वाले बिंदु से F2 से आ रही है, आती हुई प्रतीत होगी, सिर्फ आभास होगा ये, लेकिन वास्तव में तो इधर से आ रही है, इधर से आई, यहां से अपवर्तन हुआ, ऊपर चली गई, लेकिन आभास होगा कि ये F2 से आ रही थी और सीधे निकल गई, ऐसा आभास होता है सिर्फ। तो इधर से अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो भी द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और ये देखो इसका अपवर्तन हो गया, इधर से आई ऐसे चली गई, लेकिन आभास होगा कि F2 से आ रही है। ठीक है, तो आपको ये चित्र समझ में आ गया हो। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस वास्तविक से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तब उस बिंदु को कहेंगे हम लोग क्या, लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। जो फोकस है और ये प्रकाशिक केंद्र है, जैसे आप यहां मैं बना दे रहा हूं, देखो और दोबारा बना देते हैं। जैसे मान लो कि ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में देखो ये हो गया इसका प्रथम फोकस और ये हो गया द्वितीय फोकस। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र और इस फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस कहेंगे, तो फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी कहेंगे। लेंस में फोकस दूरी भी दो प्रकार की होती है, प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। तो यहां पर प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। उसी तरह ये हो गया द्वितीय फोकस दूरी, F। यहाँ उत्तल लेंस में F1 है, यहां पर ये फोकस दूरी हो जाएगी। ये उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस है तो ये भी फोकस दूरी हो जाएगी। वैसे प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरी दोनों बराबर होती है। ये यहां से हो जाएगी फोकस दूरी, यहां से लेकर के यहां तक, O तक, तो ये आ गया फोकस दूरी। तो आपने देखा कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है और जो फोकस है उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये फोकस है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
इसमें दो फोकस दूरी होती है, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी दोनों बराबर होती है। चलिए, तो यहां लिखेंगे कि लेंस के, उसकी परिभाषा है यही, चाहे लिख लीजिए कि लेंस के फोकस फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गई फोकस दूरी। जो द्वितीय फोकस होता है उसकी दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। नोट, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से अगला नोट, द्वितीय फोकस दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा आपने देखा कि लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहेंगे और द्वितीय फोकस दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, नोट में अगला जो भी नोट हो, लेंस की फोकस दूरी को फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है, इस पर आगे हम लोग चर्चा, जब आएगा टॉपिक तब करेंगे। धनात्मक होती है, इसको आप देखते। लेंस का द्वारक क्या है? देखिए साथियों, लेंस की मोटाई को लेंस की मोटाई को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस की मोटाई को क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक। जैसे लेंस मोटा है, ये उसका व्यास हो गया, इस मोटाई को लेंस का द्वारक कहते हैं। उसी तरह अवतल में जो लेंस की मोटाई होती है वो हो जाएगा लेंस का द्वारक। ये मोटाई जो है लेंस का द्वारक कहा जाएगा। द्वारक की अन्य परिभाषाएं भी हम लोग देख सकते हैं कि लेंस के जितने भाग से प्रकाश की किरण गुजर सकती है, ऐसे बोलेंगे कि लेंस के जितने भी भाग से प्रकाश की किरण गुजर सकती है वो सब लेंस का द्वारक कहा जाएगा। जैसे यहां तक गुजर रही है प्रकाश किरण, अगर इसको बोलेंगे लेंस, यहां तक है लेंस का व्यास, लेंस का द्वारक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अभी मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। लेंस के जितने भाग से प्रकाश की किरण गुजर सकती है उसे लेंस का द्वारक है। लेंस की मोटाई को लेंस का द्वारक कहते हैं, या फिर आप ऐसे परिभाषा बनाएंगे कि लेंस के जितने भाग से प्रकाश की किरण गुजर सकती है वो सब है लेंस का द्वारक। ये सब, ये उसी तरह से अवतल लेंस में भी हो जाएगा कि लेंस के जितने भाग से प्रकाश की किरण क्या होती है? गुजरती है, ये सब ठीक है, ये सब हो जाएगा लेंस का द्वारक। तो लेंस के जितने भी भाग से प्रकाश की किरण गुजर सकती है, लेंस के जितने भाग से
प्रकाश की किरण गुजरती है या गुजर सकती है, उसे लेंस का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। इसे डी से लिखते हैं, इसे स्मॉल डी से डायमीटर लिखते हैं। देखिए, प्रकाश की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है, प्रतिबिंब की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है, ध्यान से समझो। जैसे इसका व्यास जितना ज्यादा होगा, उससे बनने वाला प्रतिबिंब उतना ज्यादा चमकीला होगा। क्यों? जितना ज्यादा ये इसका व्यास होगा, उतनी ज्यादा प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ? जितना ज्यादा इसका व्यास होगा, उतनी ज्यादा प्रकाश की किरणें इस लेंस के भीतर प्रवेश करेंगी। जितनी ज्यादा प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी, प्रतिबिंब उतना चमकीला बनेगा। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की चमक या अच्छा प्रतिबिंब किस बात पर निर्भर करता है कि लेंस का द्वारक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब की जो तीव्रता है, प्रतिबिंब की तीव्रता मतलब चमक, ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है लेंस के द्वारक की। जितना ज्यादा द्वारक होगा, प्रकाश की किरणें उतनी ज्यादा उसके अंदर प्रवेश करेंगी और प्रतिबिंब उतना ज्यादा अच्छा चमकीला बनेगा। तो अच्छा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस का द्वारक ज्यादा होना चाहिए। इसमें उसको पहले आप देख लीजिए, फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं। नोट यह है कि लेंस में 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होती है। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ उत्तल लेंस बना दें तो कैसे 2 बार अपवर्तन की घटना हो रही है, सीखो इसमें। ये आपका मुख्य अक्ष है। तो प्रकाश की किरण मान लो आई पहले विरल माध्यम, ये कैसा माध्यम है, हवा है यहाँ, तो विरल माध्यम। जब विरल माध्यम से कांच में जाएगी तो कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ये वाली किरण तो हमने काल्पनिक बना रखा है ना, मध्य बिंदु समझने के लिए। तो प्रकाश किरण जब विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, लेकिन फिर जब यहां बाहर जाएगी तो फिर क्या होगा, सघन से विरल, देखो अब ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, तो सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो फिर से अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, इसी तरह तो प्रकाश लेंस में 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, एक बार विरल से सघन में, फिर सघन से विरल में। लेकिन जब ये है आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गई अंदर, अपवर्त वाली किरण, ये वाली है अपवर्तित किरण। और ये जो बाहर निकल रही है लेंस से, इसको बोलेंगे निर्गत किरण। एक चीज आप समझिए, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर होती है। आपतित किरण ऐसे आ रही है और निर्गत किरण देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे निकल रही है, इस तरह से। ये दोनों क्या रहेंगी, एक दूसरे के समांतर होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो समझो। तो लेंस में 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। पहले कैसे होती है, विरल से सघन में, विरल से सघन, फिर सघन से, फिर देखो सघन से विरल में किरण जा रही है, सघन से विरल में। तो लेंस में 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, पहले विरल से सघन में, फिर सघन से विरल में, इस तरीके से होता है। इसी तरह से अवतल लेंस में भी होता है। पहले जब प्रकाश की किरण आती है इस तरह से, तो ये है विरल, फिर गया सघन में, सघन से फिर जो है विरल में जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगी। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बीच से प्रकाश की किरण को मोड़ते हैं, इस तरह से समझने के लिए। देखो, सुविधा के लिए हम लोगों का काम क्या है, सुविधा के लिए ये काम करते हैं, प्रकाश की किरण को हमेशा बीच से ही मोड़ते हैं, यहां से ऐसे मोड़ देंगे। जैसे हमको कुछ बनाना हुआ, प्रतिबिंब बनाना हुआ, तो प्रकाश की किरण को कहां से मोड़ेंगे, बीच से मोड़ेंगे, ना कि 2 बार मोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण आई
तो यहां से ना मोड़ करके हम लोग बीच से मोड़ते हैं, ऐसे प्रकाश की किरण को बीच से मुड़ा हुआ दिखाते हैं, किताबों में भी इस तरीके से दिखाते हैं, जबकि प्रकाश की किरण में घटना इस तरह से होती है। सुविधा के लिए हम लोग प्रकाश की किरण को 2 बार न मोड़ करके 1 बार मोड़ते हैं, एकदम बीच से, ऐसे इस तरह से, और यह काम सुविधा के लिए किया जाता है, सुविधा अनुसार काम करने के लिए जो है किया जाता है। तो प्रकाश में 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, लेकिन उसको सुविधा के लिए हम लोग 1 बार बीच से मोड़ते हैं केवल, बस। लेंस में दूरी मापने के नियम। मापने के नियम, तो लेंस में दूरी किस प्रकार से मापी जाती है, आइए सीखें। जिस तरह से हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था उसी तरह पढ़ेंगे। देखो ये है चतुर्थांश, चतुर्थांश में इसको हम बना देते हैं पहले उत्तल लेंस, और इसको बोलेंगे बाईं ओर, बाईं ओर बोलेंगे, ये बाईं ओर हो जाएगा, और ये हो जाएगा दाईं ओर, इसको बोलेंगे ऊपर, और इसको बोलेंगे नीचे। देखिए प्रकाश की किरण जो है हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है, बाईं ओर से ऐसे डाली जाएगी, ठीक है। प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। तो अभी आप देखें, अगर अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस भी कुछ इसी तरह से इसी में सेट कर दे रहे हैं, अवतल लेंस भी समझ लीजिए, ये अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो गया, दोनों एक ही साथ समझ लीजिए। ये इस दोनों का प्रकाशिक केंद्र हो गया बीच में O, ठीक है। तो देखिए दूरी मापने का नियम लेंस में क्या है कि प्रकाश चलने की दिशा में, प्रकाश की किरण चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। प्रकाश किरण जो है, देखिए प्रकाश किरण बाईं ओर से डाली जाती है, इधर से जो दूरी प्रकाश किरण चलने की दिशा में जो दूरी मापेंगे, प्रकाश किरण के चलने की दिशा में जो दूरी मापेंगे वो हो जाएगी धनात्मक। मतलब इधर वस्तु रखते हैं तो वस्तु की दूरी हो जाएगी, प्रकाश किरण चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, प्रकाश किरण चलने के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब इसको समझेंगे दोनों को, पहले लिख लें तो देखिए सभी दूरियां जो हैं दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। अब जैसे यहां कोई वस्तु रख दें तो हमको दर्पण के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इस दूरी को मापना है, इसको U से लिखना है, वस्तु की दूरी को किससे लिखना है, U से। अब U ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, इसको कैसे निर्धारित करेंगे। मान लो कि पहली किरण, प्रकाश की किरण ऐसे चलती है, यहां से इसका अपवर्तन होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। तो अब आप देखिए दूरी तो हमको केंद्र से नापनी, ठीक है, दूरी हमको कहां से नापनी है, तो केंद्र से इधर चलेंगे, इसको नापेंगे। तो आप बताइए प्रकाश किरण के विपरीत जा रहे हैं कि प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हैं, इधर नापना है, यहां से लेकर के इधर नापना है। तो आप देख रहे हो कि प्रकाश किरण इधर जा रही है और हम दूरी इस प्रकाशिक केंद्र O से यहां तक नाप रहे हैं, तो हम विपरीत दिशा में नाप रहे हैं कि नाप रहे हैं। तो इसीलिए वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो प्रकाश किरण चलने की दिशा में अगर मापते तो धनात्मक होता, लेकिन हम यहां से नाप रहे हैं इधर प्रकाश किरण चलने की विपरीत दिशा में, तो इसलिए वस्तु की दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक, ठीक है। तो प्रकाश किरण चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, प्रकाश किरण चलने की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक। चलो अब अगला देखो, सभी दूरियां, लेंस में सभी दूरियां जो है प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है।
आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। देखिए कैसे, जैसे मान लो कि ये चतुर्थांश है, तो ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। तो आप चतुर्थांश में देखते होंगे यहां इधर +1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 यक्स डैश। तो बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक है और दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक है। ऊपर भी हम लोग जब जाते हैं ऊपर, तो ऊपर लिखते हैं +1 +2 +3 +4। नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3, ये नीचे हो गया। तो ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो यहां पर अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है।